लगभग 80% से ऊपर जा चुका है, जिसमें आज की सहमति इंक्लूड नहीं है। कुल हमारे जो SIA की रिपोर्ट के बाद प्रभावित परिवार सामने आए थे वह 7,194 थे, और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में प्रावधान है कि 70% सहमति लेनी आवश्यक होती है। लेकिन जो किसान, मुझे भी पता चला आपके माध्यम से कि यहाँ आज धरने पर आए थे और उनकी वार्ता भी हुई है, वह मेरे किसान हैं, और मुझे दुख हुआ कि मुझे विधायक होते हुए उन्हें यहाँ तक अपनी बात लेकर आना पड़ा। निश्चित तौर से उनसे वार्ता करके उनकी समस्या का समाधान वरीयता के आधार पर होगा। और वह किसान मुझसे मिले भी थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया था मेरे आवास पर, गांव के काफ़ी लोग थे। उस वक्त भी मैंने उन्हें यही आश्वस्त किया था कि आपकी जो भावना है उसका पूरा सम्मान किया जाएगा, और आप यकीन मानिए यह मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि किसानों से उनकी समस्याओं का समाधान वार्ता के आधार पर किया जाए। किसान भाई आश्वस्त रहें, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा, और इस जेवर क्षेत्र की तरक्की में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस भावना को हृदय में रखते हुए आने वाले समय में मैं समझता हूं कि सभी किसानों से मैं वार्ता करूंगा, उन लोगों के घर भी जाऊंगा जिनकी कोई मांग अवशेष रह गई है। और मेरा यह भी प्रयास है कि जिन किसानों ने प्रथम चरण में अपनी भूमि इस प्रदेश के विकास के लिए दी थी, उनके साथ पहले विस्थापन में जो कमियां रह गई थी उनका भी निराकरण कराना मेरी वरीयता सूची में शुमार है। क्योंकि जिस सम्मान के साथ मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि उनके बीच में बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करूं। देखिए, मेरा तो जनप्रतिनिधि होने के नाते एक समझाने का प्रयास होता है किसान भाइयों को कि आज हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बाकी तो ये प्रपत्र होते हैं जिन्हें प्रशासन ही भरवाते हैं, और कहीं कोई अड़चन आती है तो मैं किसान भाइयों से वार्ता करता हूँ। फिर मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद किसान बहुत प्रफुल्लित थे। वर्षों पुरानी उनकी मांग थी कि 4 गुना मुआवजा होना चाहिए। 3100 रुपये मुआवजे की घोषणा के बाद जब 1 अप्रैल सन 2022 से मुआवजा मिलना शुरू होगा तो वो 3400 से ऊपर होगा, और अगर 1-2 महीने का इसमें डिले होता है तो वो 4 गुने के नज़दीक पहुंच जाता है। मेरा यह प्रयास था कि 2017 में जो किसानों की मांग थी उस वक्त हम उसे पूरा नहीं करा पाए, चूँकि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी का इशू था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि किसान भाइयों का वह हक जो बहुत दिन पुरानी उनकी मांग थी वह मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद पूरी हुई। विस्थापन की उनकी जो भी मांगें थी वह भी पूरी हुई, और विस्थापन के लिए जो जगह बताई जा रही है अभी तो तय नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रस्ताव है। वह जगह उन्हीं ग्रामवासियों के मशवरे से तय हुई थी। एक दिन यहीं यमुना प्राधिकरण में एक बैठक मेरे नेतृत्व में किसान भाइयों की हुई थी, जिसमें सभी गांवों के किसान थे। किसान भाइयों की इच्छा थी कि हमें ऐसी जगह बसाया जाए जहां हमें किराएदारी की आमदनी हो सके, जहां हम छोटे मोटे व्यापार कर सकें, क्योंकि हम स्किल्ड लोग नहीं हैं। इसीलिए उन किसान भाइयों की इच्छा थी कि हमें ऐसी जहां औद्योगिक विकास हो ऐसी जगह बसाया जाए। इसीलिए वो स्थल का चयन किया गया था जो बताया जा रहा है। वहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी वहीं है, एयरपोर्ट भी वहाँ से नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट हब बनाने की जो योजना है प्राधिकरण की वो भी वहीं है, ओलंपियन विलेज का भी वहीं प्रस्ताव है। कुल मिलाकर वह ऐसा क्षेत्र है जो सभी तरफ से उद्योग धंधों से घिरा हुआ है। और आप ये जानते हैं कि आज अभी दरअसल कंपनियों का वहाँ अभी सही तरीके से सुचारू चल नहीं पाई हैं, सिर्फ एक कंपनी चली है। मैं देखता हूँ गांवों में महिलाएं भी आज जो काम वहाँ चल रहे हैं फैक्ट्रियों पे, उनके लिए टिफ़िन व्यवस्था शुरू हो गई है, किराएदारी शुरू हो गई है। तो जो किसान साल में 60,000 रुपये महीने नहीं कमा पाता था, आज महीने में कुछ गाँवों में ऐसी आमदनी किसान भाइयों की हो रही है। कुल मिलाकर अगर विस्थापन में किसी को कोई कष्ट है या वो
अपने मनमाफिक चाहता है तो ये विचारणीय विषय है और इस पर प्रशासन से वार्ता करके विचार करके पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि किसान हमारे, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व त्याग किया है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही डेवलपमेंट रुक गए थे, तो उनका वह त्याग निश्चित तौर से ध्यान में रखा जाएगा और पूरी सुविधा देने का उन्हें प्रयास किया जाएगा। विद्यालय के लिए आना पड़ता था। 2017 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदला और एक ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री हमें मिले योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जिनकी सोच शुरू से रही इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली कैसे हो। इस सोच के साथ उन्होंने इस प्रदेश की कमान संभाली और एक दौर चला जब इस पूरे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाए जाने की मांग उठी, क्योंकि दिल्ली स्थित एयरपोर्ट काफ़ी ट्रैफिक की वजह से वहाँ दिक्कतें प्रस्तुत आई। और इस दौड़ में बहुत से प्रांत भी शामिल हुए। राजस्थान भी चाहता था कि एयरपोर्ट उनके यहाँ बने अंतर्राष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत प्रतिस्पर्धा थी कई जिलों में कि ये एयरपोर्ट उनके जिले में अंतर्राष्ट्रीय बने। हरियाणा के पास चूंकि 5000 एकड़ का लैंड बैंक था, उन्होंने भी उड्डयन मंत्रालय को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन चूंकि भौगोलिक दृष्टि से जेवर एक ऐसा स्थान बन चुका था यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद कि वहां बहुत पोटेंशियल था डेवलपमेंट के लिए। विधानमंडल दल की पहली बैठक में, क्योंकि मैं 2017 में विधायक बन गया था और क्षेत्र का पिछड़ापन मैंने स्वयं महसूस किया था, और वो जमाना मैंने देखा था जब लोग नौकरी करने के लिए अन्य प्रांतों को जाया करते थे। उस वक्त कहीं ना कहीं मैं सोचता था वह दिन कब आएगा जब जेवर भी इस लायक बन पाएगा कि अन्य प्रांतों के लोग हमारे यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करें और रोजगार के लिए आए। तो जब यह स्थान सुझाया गया विधानमंडल दल की बैठक में और यह बताया गया कि 10 लाख रोजगारों का सृजन हम कैसे प्रदेश के लोगों के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए जेवर मुफीद जगह है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगर जेवर में बनेगा तो कनेक्टिविटी के लिहाज से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने की वजह से और दिल्ली एयरपोर्ट नजदीक होने की वजह से वहां ज्यादा संभावनाएं रहेंगी लोगों को सुविधाएं देने की। तो यह वही इलाका था जहां 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थीं, आपको याद होगा भट्टा पार्सल का आंदोलन। तो उसी भावना के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और सन 2018 में एक समय ऐसा आया जब किसानों ने सहमति देने से मना कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें आने लगी कि हरियाणा शायद इस एयरपोर्ट को ले जाए। तो उस वक्त एक ख्वाब था कि बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए मिला है जो यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है, इस पूरे उत्तर भारत के लिए खुशहाली का एक साधन बन सकता है। जब किसानों से वार्ता की गई और उन्हें समझाया गया तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जेवर क्षेत्र के किसान भाइयों का, जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जेवर एयरपोर्ट के रूप में अपनी सहमति देकर उसका मार्ग प्रशस्त किया। आपने देखा होगा जैसे ही हमें सहमति मिली उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जेवर की रही। कोरोना के वह 2 काल जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी, उस वक्त भी जेवर क्षेत्र में काफी निवेश हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि जेवर क्षेत्र में जहां से मैं विधायक हूं वहां 500 फॉर्चून कंपनी स्थापित हो चुकी हैं। जर्मन कोलैबोरेशन से मेट्रो कोच जेवर में बनाए जाएंगे
एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जब सारा सिनारियो डेवलप हो जाएगा तो मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह क्षेत्र देश का ही नहीं वरन दुनिया का एक अति विकसित क्षेत्र होगा और देश और प्रदेश की जीडीपी में इस क्षेत्र की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा तय होगा। मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि हमारे हवाई जहाज सिंगापुर में रिपेयर होते हैं, यहाँ मेंटेनेंस रिपेयर हब की योजना बनाई गई जिसके लिए और ज़मीन की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टर ने यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया उसकी वजह से ये लगने लगा कि एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना शीघ्र ही आवश्यक है। उसके लिए दूसरे चरण की भूमि ली जानी थी। सहमतियों का कार्य बंद पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इसी तरीके से जिस विकास को हम पटरी पर लाएं और उस विकास की वजह से आज पूरे जिले में वो जमीनों के रेट हों या व्यापार की बढ़ोतरी हो या प्राधिकरण जो कर्ज में डूब चुके थे वह कर्ज से निकलने की तरफ हों, यह सारी बातें कहीं अवरुद्ध ना हो जाएं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किसानों से वार्ता की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये कोई मुआवजे की बात मैं आपसे नहीं कर रहा और मैं आपसे सौदेबाजी करूंगा भी नहीं। किसान इस देश की रीढ़ होता है, आपसी सहमति से हम लोग बात करेंगे और आपकी भावनाओं के अनुरूप जो सुविधाएं सरकार आपको दे पाएगी वह आपको मिलेंगी। क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा अधिग्रहण हुआ था प्रथम फेज का और बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था, उस विस्थापन में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराई कि बहुत सारी जो मांगे किसानों की थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए और जो कमियां पहले विस्थापन में थी वो तो दुरुस्त होंगी। इस बार हम चाहते हैं कि एक ऐसा विस्थापन हम दें, क्योंकि पिछली कमियां भी हमने संज्ञान में ले ली और आने वाले समय में किसान को बेहतरीन टाउनशिप दे सकें, उस तरीके की रूपरेखा मुख्यमंत्री जी ने बनाए जाने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश दिए। और मैं समझता हूं इस जनपद के इतिहास में, क्या देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता जहां 10 लाख रुपए बीघे के आसपास का इजाफा एक साथ किसी सरकार ने किसानों के हित में किया हो। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति जो भाव रखते हैं वह भाव निश्चित तौर से इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएगा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था और आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहता हूं कि मुझे दूसरी बार जनता ने चुना है और मेरा फर्ज होगा कि वह क्षेत्र तरक्की की ओर अनवरत बढ़े, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो और वह दंश जो हमने झेला है जब हमारे यहाँ के लोग रोजगार करने अन्य प्रांतों में जाया करते थे, वह रोजगार के साधन हमारे क्षेत्र में ही सुलभ हों। इस आशा के साथ हम इस जेवर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यह विकास की डोर न टूटे, इसलिए निरंतर किसानों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का वार्ता के माध्यम से हल निकालने का प्रयास भी समय समय पर किया जाता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए इस जेवर क्षेत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।